ऐड हैं। तो आज हम जो हैं दूसरा लेक्चर जो है हमारा जो है सेरीकल्चर के ऊपर जो है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर लेक्चर है, तो वो आज हम दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जी। आज जो हमने जो नेक्स्ट देखने ये है कि इसके अंदर स्टेप्स कौन-कौन से इन्वॉल्व हैं, यानी कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं कि जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले इसमें जी जो स्टेप इन्वॉल्व है वो है जी मोरिकल्चर। आप कहेंगे जी अब मोरिकल्चर क्या है? मोरिकल्चर एक्चुअली इज द रेयरिंग ऑफ मलबरी प्लांट। मलबरी प्लांट को रेयर करना, यानी कि ये जो तूत या आप इसे शहतूत कहते हैं, इसके दरख्तों को पालना, ठीक है। और पिकिंग ऑफ लीफ, यानी कि आपके पास जो है सबसे पहले अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पास तूत है या शहतूत है, इसके पौधे अनफ अमाउंट के अंदर जो है उस हिसाब से जितने आपने पैकेट रेयर करने हैं, इसके सीड रेयर करने हैं, एग्स को रेयर करना है, उस हिसाब से आपके पास जो है वो एग्स होने चाहिए। आपके पास सबसे पहले पौधे होने चाहिए ये काम शुरू करने से पहले, क्योंकि आपको पता है कि जब फरवरी का एंड होता है तो आपको पता है कि ये पत्ते गिरा चुका होता है और उस फरवरी के एंड पे अब दोबारा नए पत्ते आते हैं इसके ऊपर, मलबरी के ऊपर। तो जैसे ही पत्ते आना शुरू हो जाएं आप अपनी जो हैं उससे पहले ये काम हमने, जब आपके पास पौधे हो गए, आपको इंतजाम हो गए, ले जी मैंने 1 पैकेट रेयर करने हैं, 2 करने हैं, 4 करने हैं, 10 करने हैं, जितने करने हैं उस हिसाब से अगर आपके पास आपको सेटिस्फाई है कि जी मेरे पास पौधे हैं तो ठीक है। इसके साथ ही आपने फरवरी के महीने में या जनवरी के महीने में आपने क्या करना है कि आप सीड ले आएँ। क्योंकि अब जब फरवरी एंड होगा, फरवरी का ऑलमोस्ट एंड चल रहा होगा अगर गर्मी है तो, अगर नहीं तो फरवरी का स्टार्ट में अप्रैल के मार्च के स्टार्ट में आप जो है ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो ये एग्स आपने 1-2 महीने पहले प्रिक्योर कर लेने हैं कि कहीं से जहाँ से मंगवाने आप महीना 2 पहले मंगवा लें। जनवरी में मंगवा लें, फरवरी में मंगवा लें, और ये खराब नहीं होते, इनको आप जो है रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दें। रेफ्रिजरेटर जो निचला खाना होता है फ्रिज का, ठीक है, उसके अंदर रख दें, ये खराब नहीं होंगे और इसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। अब क्या है कि जब आप समझते हैं कि आपके जी दरख्तों के ऊपर नई शाखें, नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं, नन्हे-नन्हे छोटे-छोटे लीफ शुरू हो गए हैं, आप क्या करें, फरवरी का ये एंड होगा या मार्च का स्टार्ट होगा, तो आप इसकी इंक्यूबेशन करा दें। अब क्या अंडों की क्या करनी है, इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेशन क्या करनी है कि एक इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देना पड़ता है 5-6 दिन के लिए, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। उस टेम्परेचर पे रखेंगे तो इसमें से अंडों में से वो जो सुंडियाँ हैं, वो लार्वे जो हैं वो निकल आएँगे। जैसे कि अभी आपने पिछले लास्ट टाइम पिछले में लाइफ साइकिल के अंदर देखा था कि उसमें से अंडों में से वो ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैक होने के बाद उनमें से अंडे बच्चे जो हैं निकलना शुरू हो जाएँगे, जिसको हम सुंडियाँ कहते हैं या कैटरपिलर कहते हैं। अब इसको इनक्यूबेट करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है लोकल मेथड। लोकल मेथड ये करते हैं कि जी बल्ब अंडे रख के ऊपर 60 वाट का या 100 वाट का बल्ब लगा दें। तो ये रात के वक़्त ख़ासकर ज़रूरत पड़ती है। दिन को तो टेम्परेचर जो है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है फरवरी के एंड पे या मार्च में, तो ये अच्छा टेम्परेचर होता है। मगर रात को आपको पता है कि टेम्परेचर नीचे चला जाता है 8, 9, 7, 8 पे। तो इस पे के लिए जो है उनको रात के वक़्त जो है ये आपने बल्ब चलाने का तरीका ये है, तो आम लोग तो यही तरीका अपनाते हैं। मगर इसके अलावा साइंटिफिक मेथड भी है कि आपके पास इनक्यूबेटर हो। इनक्यूबेटर का मतलब क्या है कि ऐसे डिवाइस होते हैं, ऐसी मशीनें हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटी में भी, हमारे अपनी लैब में भी पड़ा है। वो इनक्यूबेटर होता है, उसके अंदर जो है आप टेम्परेचर सेट कर देते हैं और उसको चला देते हैं। ह्यूमिडिटी सेट कर देते हैं जी, कितनी ह्यूमिडिटी होगी, कितना टेम्परेचर होगा, कितना लाइट आवर्स कितने होंगे, यानी कि कितने आवर्स के लिए लाइट ऑन रहेगी, कितने आवर्स के लिए लाइट बंद रहेगी। ठीक है? तो ये जो है सेट कर देते हैं तो वो मशीन खुद ही उसी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। जिस तरीके से आप वो हैचरी नहीं होती, जहाँ पे अंडे हैच करते हैं मुर्गी के, तो आप वहाँ हैचरी में एक्चुअली वो इनक्यूबेटर होते हैं। इनक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं अंडे और उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे 20-21 दिन तक रखते हैं, तो फिर उनमें से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है? तो उसको हम कहते हैं जी इनक्यूबेटर। अब इसके बाद अगला काम है जी लार्वल रेयरिंग। क्या आपने लार्वे रेयर करने हैं, तो लार्वे रेयर करने में आपको कौन-कौन सी बातों का ख्याल, सबसे पहले फीडिंग। फीडिंग आपको 3 से 4 दफ़ा 1 दिन में करवानी पड़ती है, यानी कि इसको पत्ते आप शहतूत के पत्ते तोड़ेंगे और शुरू में जो छोटी सुंडियाँ उनको आप छोटे पत्ते, नन्हे पत्ते और जो बिल्कुल फ्रेश लीफ अभी छोटे-छोटे निकले हैं वो खिलाने पड़ेंगे। मगर जैसे-जैसे ये लार्वे बड़े होते जाएँगे इनको आपको ज़्यादा खिलाना, और इसका लाइफ साइकिल कितना होता है तकरीबन 1 महीने से लेके 35 दिन तक।
ठीक है? 1 महीना यानी कि आप या 35 दिन आपकी ड्यूटी है, अब आपने इसको अंडे जब तक ये कोकून नहीं बना लेता, यानी कि वो सिल्क का धागा नहीं बना लेता, तब तक आपने इसको फीड कराते रहना है। यानी कि आखिरी लार्वल स्टेज तक, बल्कि इसको प्यूपा बनने तक फीड कराना पड़ता है। ठीक है? तो आप उसको फीड कराते रहेंगे और दूसरा काम है स्पेसिंग। स्पेसिंग का ख़्याल करना है कि जैसे-जैसे सुंडियाँ बड़ी होती हैं, तो बड़ेयों को ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, तो ज़्यादा जगह पे आपने उसको फैला देना है। शुरू में तो आप देखें कि आपका जो जितनी ट्रे हैं, वो आपको एक आधे मीटर स्क्वायर में, 1 स्क्वायर मीटर के अंदर वो आ जाएँगे, दैट्स इनफ। मगर जैसे-जैसे ये सुंडियाँ बढ़ती जाएँगी और सुंडियाँ आपकी एक-एक उँगली जितनी बराबर जब हो जाएँगी, तो देखें आपको वो डेफ़िनेटली, और अगर हज़ारों में है, तो उनको फिर काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। तो जिस-जिस तरीके से वो उनका साइज़ बढ़ता जाएगा, उसको स्पेसिंग ज़्यादा चाहिए। दूसरा ये है कि चेंजिंग द फीडिंग बेड, कि जैसे-जैसे क्या होगा कि आपने 2-3 दफ़ा फीड कराना है, तो हर दफ़ा जब फीड कराते हैं तो पिछला जो है आपके जो पत्ते होते हैं वो सूख चुके होते हैं या मुरझा चुके होते हैं, ड्राई हो चुके होते हैं। वो आपने पत्ते रिमूव करने हैं और नए पत्ते डालने हैं। ठीक है, पहले नए पत्ते डाल देते हैं कुछ देर के लिए, तो वो पुराने पत्तों से नए पत्तों के ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं सुंडियाँ, जो फ़ीड कर रही होती हैं। और आप फिर आस्ता-आस्ता नीचे से जो पुराने पत्ते हैं, जो सूख चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, खाद खाए जा चुके हैं, वो निकाल देते हैं। तो इसको हम कहते हैं चेंजिंग द बेड, या आपने बेड भी चेंज करना है, और बेड अगर चेंज ना करें, ये तकरीबन 1-2 दिन बाद आपको लाज़मी, अगर आप कंटिन्यूअसली भी डाल रहे हैं ना, तो 1-2 दिन बाद आपको बेड लाज़मी चेंज करना पड़ता है। अगर आप हफ्ता-हफ्ता बेड ही ना चेंज करेंगे, तो क्या होगा कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी इकट्ठी होती जाएगी और आपके लार्वों को कई सारी बीमारियाँ लगना शुरू हो जाएँगी और आपके लार्वे मरना शुरू हो जाएँगे। ठीक है। दूसरा केयर करनी पड़ती है मोल्टिंग के दौरान। मोल्टिंग क्या होती है? इंसेक्ट, जो उस दिन हमने बात की थी, इंसेक्ट जो स्किन को शेड करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मोल्टिंग या एक्डाइसिस। यानी कि आपको पता है कि लार्वा, उस दिन हमने बात की थी लाइफ साइकिल में, कि अपनी स्किन को अपना बड़ा होने के लिए साइज़ में, क्योंकि इसकी एक्सोस्केलेटन के अंदर, इसकी बॉडी वॉल के अंदर क्या होती है? काइटिन। काइटिन एक सीमेंट की तरह का एलिमेंट है जो इंसेक्ट को साइज़ में बढ़ने नहीं देता। अब उसको साइज़ में बढ़ने के लिए, हेल्प करने के लिए, वो उसे अपनी स्किन को 5 दफ़ा शेड कराना पड़ता है जब वो लार्वा होता है, सुंडी होती है। तब तक उसे स्किन को शेड करना पड़ता है, कितनी दफ़ा? 5 दफ़ा। मोस्टली इंसेक्ट, दूसरे इंसेक्ट भी 5-6 दफ़ा जो अपनी स्किन को है वो शेड करते हैं, तब जाके वो अडल्ट बन जाते हैं। अडल्ट स्टेज में अपनी स्किन को वो शेड नहीं करते। तो जिस टाइम ये स्किन शेड करता है, उस वक़्त ये फीड नहीं करता, स्टिल हो जाता है, और इस दौरान फिर आपको फूड नहीं देनी पड़ती, आपको रो इसको फूड को रोकना पड़ता है कि इसको खुराक ना दें, ठीक है? तो ये ख़्याल करना पड़ता है। इसके अलावा जो है मेंटेनिंग कंड्यूसिव कंडीशन फॉर रेयरिंग, क्या आपने जितनी ज़रूरी कंडीशंस हैं, कंड्यूसिव कंडीशन है, वो उसको देनी पड़ेंगी। जैसे अच्छा टेम्परेचर हो, टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा लो हो जाए कि सारे इंसेक्ट सर्दी से मर जाएँ, ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए कि इंसेक्ट सारे मर जाएँ, या कई सारे इंसेक्ट इसके ऊपर अटैक करते हैं, जैसे एंट्स होगी, टर्माइट्स होगी। अगर वो वैसे ही पड़े रहेंगे, तो उसको तो कई तरह, अगर वो बाहर पड़े होंगे, तो उनको इंसेक्ट वगैरह, ये बर्ड्स वगैरह उठा-उठा के ले जाते रहेंगे। इसलिए हमने कहीं बंद जगह पे मगर ऐसी जगह जहाँ पे वेंटिलेटेड जगह हो, ऐसी जगह पे उनको रेयर करना पड़ेगा, और इनका ख़्याल भी करना पड़ेगा कि कोई कीड़े वग़ैरह, एंट्स वग़ैरह ना चढ़ के इनको खाती रहें, ठीक है? इसके अलावा क्या होता है कि जब लार्वे बड़े होते हैं, तो जब बिल्कुल बड़ा हो जाता है, लास्ट फाइनल स्टेज के अंदर लार्वा की फाइनल स्टेज बन जाती है, या फाइनल इंस्टार, जो स्पेसिफिक शेप आती है ना मोल्टिंग, हर मोल्टिंग के बाद जो इंसेक्ट की एक स्पेसिफिक शेप होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टार। हर एक मोल्टिंग के बाद इंसेक्ट की जो एक स्पेसिफिक शेप होती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टार। तो जो लास्ट इंस्टार होगा, लार्वे का लास्ट इंस्टार होगा, लास्ट शेप होगी, उसके बाद उसको एक स्पेस जगह चाहिए होती है, तन्हा अकेले जगह चाहिए होती है। अगर तो वो जगह प्रोवाइड कर दें, तो इंसेक्ट क्या होता है कि आसानी से वो अपनी ककून बना सकता है। वो जो ककून लार्वा जो है, अपने इर्द-गिर्द एक उसने कवर डेवलप करना है ना, उस सिल्क का, वो कर लेता है। और अगर वो इकट्ठे होंगे, तो फिर आपके इंसेक्ट जो हैं वो मुख्तलिफ जैसे दीवारों को क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं, किसी न किसी जगह पे क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं, यानी कि तन्हा जगह ढूँढना शुरू कर देते हैं। तो आप खुद ही गत्ते के बने हुए उनको सपोर्ट दे दें, वो सपोर्ट प्रोवाइड कर दें,
तो फिर वो स्पोर्ट के अंदर ही वो बनाते रहेंगे, क्योंकि वो एक सेपरेट जगह होगी। इसके बाद जब ये ककून सारे बना लें, लार्वे सारे लार्वे ककून बना लें, अब आपने क्या करना है, उन ककून को कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और कलेक्ट करने के बाद उनको आपने हॉट वाटर के अंदर, बॉयल वाटर के अंदर डालना है, ताकि जो प्यूपा है वो अंदर ही मर जाए। अगर प्यूपा सुराख करके बाहर निकल आए, क्योंकि जब प्यूपा होगा ना, तो प्यूपा एक नॉन फीडिंग स्टेज है, एक रेस्टिंग स्टेज है, स्लीपिंग स्टेज है। इसमें इंसेक्ट खाता पीता कुछ नहीं है, उस ककून के अंदर छुपा हुआ बैठा हुआ है। मगर क्या हो रहा है कि उस छुपे हुए लार्वे के अंदर एक अडल्ट बन रहा है, ठीक है, अडल्ट बन रहा है। और अगर अडल्ट 2 हफ्ते वो ककून वैसे ही आपने इकट्ठी की और रख दी, तो क्या होगा, 2 हफ्ते बाद क्या होगा कि 2 हफ्ते बाद उन ककून में से साइडों से सुराख करके, तो वो बीच में से अडल्ट बाहर निकल आएंगे, मेल और फीमेल निकलना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हमने वो, फिर क्या होगा, हमारा सिल्क कट जाएगा, उसमें सुराख हो जाएगा ना, फिर कंटिन्यूसली धागा नहीं उससे उतरेगा। तो वो फिर ऐसी ककून को अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, उससे धागा रीलिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जो है ऐसी कोकून जो है डिज़ायरेबल नहीं होती। इसलिए हमने क्या करना है कि जैसे ही वो कोकून बन जाए सारी, अब हमने उनको गर्म पानी के अंदर डाल के, ताकि प्यूपा अंदर ही मर जाए और हमारी कोकून बिल्कुल सही रहे, जिससे हमने धागा रील करना है ना, वो सही रहे। अब उसके बाद आप उनको खुश्क कर लें, जब गर्म पानी में डालेंगे तो वो वेट हो जाएंगी, आप खुश्क कर लें एक दफ़ा धूप में, और फिर इसके बाद आप उनको स्टोर करके रख सकते हैं। और उसके बाद जब वो आप सेल आउट कर देंगे किसी फैक्ट्री को, या जो भी धागा जो खरीदता है वो सब ककून, तो वो खुद ही रीलिंग करते हैं फिर उसके बाद, और रील करके सेल आउट करते हैं, या उससे चीज़ें बनाते हैं, जो भी चीज़ें हों, सर्जरी का धागा हो या कपड़े हों या व्हाट्सएवर जो भी हो, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये कुछ स्टेप थे इन्वॉल्व। अब इसके बाद ये देखें जी, हर स्टेज को ये एक पैकेट है, एक पैकेट का फूड का हिसाब दिखाया गया कि आपको आइडिया तो हो ये कितना फूड खाता है। तो जो फर्स्ट स्टेज लार्वा है, पहली स्टेज के अंदर जो लार्वा होता है, वो तकरीबन 10 किलोग्राम जो है वो खाते हैं, तकरीबन जो है लीफ जो है। सेकंड स्टेज में जो, जब लार्वा सेकंड दफ़ा स्टार करके सेकंड स्टार बन जाता है, तो उस वक्त तकरीबन 20 किलोग्राम एक पैकेट में, एक पैकेट में हमने बात की थी कि तकरीबन 4-5 हज़ार, 3 से 4 हज़ार अंडे होते हैं, वो अंडे की बात कर रहे हैं एक पैकेट की। जब आप एक पैकेट, तीसरी स्टेज में तकरीबन 25 किलोग्राम, और चौथी स्टेज में 110 किलोग्राम, और पांचवी स्टेज में तकरीबन ये 600 किलोग्राम फूड खाएंगे। 600 किलोग्राम मीन्स क्या, आपने इसको 600 किलोग्राम पत्ते देने हैं 35 दिनों में। और स्पेशली ये जो चौथी और पांचवी स्टेज में, तो ये ग्रीगेरियसली फीड करता है, यानी कि पागलों की तरफ फीड करता है, बहुत ज़्यादा फीड करता है। आप बस पत्ते डालते हैं, कि आप 2-3 घंटे बाद देखते हैं तो वो पत्ते होते ही नहीं, वो सिर्फ टहनियाँ बच जाती हैं, बकाया पत्ते वो सारे खा चुका होता है, फिर आप नए पत्ते लेके आते हैं। तो इस तरीके से इसको शॉर्टेज नहीं आने देनी हमने, ठीक है। तो ये एक पैकेट रेयर करना है। इसी हिसाब से अगर आपने 2 पैकेट, 3 पैकेट, 4 पैकेट, जितने रेयर करने आप हिसाब लगा लें, उस हिसाब से आपको मलबरी के ट्री चाहिए, यानी कि दरख्त चाहिए। और दरख्त की हर वक्त एक्सेस चाहिए, कि सुबह दोपहर शाम जिस वक्त आपका दिल करे तो आप पत्ते तोड़ लें। ये ना हो कि किसी के पत्ते हों और वो आपको अपने खेत में जाने ही ना दे, और बीच में आपके लार्वे रास्ते में ही मर जाएं, यानी कि फूड ना मिलने की वजह से मर जाएं। तो इसलिए जो है वो आपको अपने हों, आपकी अपनी पहुंच में हो, जिस वक्त दिल करे आप ले आएं। और लास्ट है जी लीफ हार्वेस्टिंग। क्या आपने लीफ हार्वेस्टिंग करनी है या कितनी करनी है, तो इसको आगे फीड करवाना है। तो लीफ हार्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जब लार्वे बहुत छोटे छोटे हैं, तो हम क्या करते हैं कि वो जो छोटे छोटे यंग पत्ते निकलते हैं ना फरवरी के एंड पे या मार्च के स्टार्ट में, तो वो पत्ते खिलाते हैं उनको, जस्ट लीफ पिक करके खिलाते हैं। दूसरा ये क्या होता है कि हम एक आधी कुटानी तोड़ लेते हैं। दूसरा ये, जब लार्वे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तो पत्ते तोड़ना एक बड़ा लेबोरियस काम है, कि 1 किलो तोड़ने के लिए आपको 10-15 मिनट लग जाते हैं, 20 मिनट लग जाते हैं। तो आपने जो है लेबोरियस काम है, तो अगर आप 6-7 पैकेट रेयर कर रहे हैं, फिर तो बड़ा इशू है। तो इसलिए फिर आप क्या करते हैं, या दूसरा तरीका यह है कि आप ब्रांच, छोटी छोटी शाखें काट के ना पत्तों समेत ले आते हैं, ठीक है ना, बोरा भर के या पल्ली भर के आप ले आते हैं, और अब आप उनको डाल देते हैं। या आप जब लार्वे फुल बड़े हो जाएं, फिर आप पूरी की पूरी जो है शूट्स काट के, जिसके ऊपर कई सारी ब्रांचेज हों, वो आप काट के
कह लें कि बड़े-बड़े टहने काट के आप सीधा ऊपर ला के डाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है, जो 2-3 तरीके हैं, इस तरीके से क्या होगा, तो उनको अल्टीमेटली फूड की कमी नहीं आने देनी। और 1 एकड़ से तकरीबन 1 हेक्टेयर से तो कितने तकरीबन जो हैं हमें लीफ मिलते हैं, अगर हमने आपने सारे पौधे लगाए हों, 1 हेक्टेयर होता है 2.471, कितना होता है 2.471, उसमें से तकरीबन हमें 20,000 से 25,000 किलोग्राम लीफ मिल सकते हैं, अगर आपके पौधे हों। तो ये आप जो हैं तकरीबन पहली जो आपने हार्वेस्ट करनी है तकरीबन 10 हफ्तों बाद करनी है, प्रूनिंग जो है। तो इस तरीके से अगर आपने दरख्त लगाए हुए हैं तो आपके हर सीज़न में काम आ सकते हैं। तो ये इसके हैं। इसके अलावा जो है इसकी प्रिज़र्वेशन कैसे की जा सकती है, या लीफ की ट्रांसपोर्टेशन। लीफ की ट्रांसपोर्टेशन को हमेशा हमने ख़्याल करना है कि हमने कोशिश करें कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जाएँ, इस तरीके से दोपहर को जाएँ या शाम को जाएँ। तो जब भी आपने कवर उसको, एक तो क्या करना है कि एक ठंडी जगह पे करना है, धूप में रख के नहीं लेके आना है कि आप खेत से धूप में रख के ला के लेके आ रहे हैं और वो रास्ते में ही काफ़ी सारे पत्ते जो हैं वो सूख चुके हैं, तो ये भी खराब होता है। दूसरा ये है कि जब आप पत्ते ले आएँ या शूट्स काट के ले आते हैं तो आप उनको ठंडी जगह पे रखें। जब आप ठंडी जगह पे रखेंगे, तो वो जो कम टेम्परेचर पे रखेंगे, तो आपकी वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो वो वहाँ पे जो पत्ते जो हैं वो इतनी जल्दी सूखेंगे नहीं, इतनी जल्दी विल्ट नहीं होंगे। उनका मॉइस्चर लेवल ज़्यादा मेंटेन रहेगा, आप उनको आधा दिन या पूरा दिन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग, जब अभी सूरज नहीं निकला या धूप कम है, आपने अगर उस वक़्त लेके आए हैं, ठीक है? इसके बाद आ जाएँ जी, आपने ये वही प्रोसेस आ गया, ये मैं आपको बता चुका स्टेप्स जो हैं। आगे एग परचेज़ ये मैंने कहा कि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से, जैसे छांगा-मांगा से या मरी के अंदर इनका वो अदारा बना हुआ है, वो वहाँ से आप ला सकते हैं। या कई लोग जो इम्पोर्ट भी करते हैं कई सारे मुल्कों से, जैसे बुल्गारिया वगैरह से, वहाँ पे। ये इंक्यूबेशन है कि इनको आपको टेम्परेचर देना कितना पड़ता है, ये शुरू में बात हुई नहीं, आपने इंक्यूबेट करना है। लोकल मेथड था, मैंने कहा था कि बल्ब वगैरह लगा के आप रख सकते हैं। और जो साइंटिफिक मेथड है कि आप इस तरह के इंक्यूबेटर बने बनाए मिलते हैं, आप उसमें रख सकते हैं। उसमें कितने देर पे रखना है कि पहला दिन आपने टेम्परेचर उसको देना है 15 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 80%। दूसरे दिन आपने 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और 80%। अगले 4 दिन जो हैं आपने इनको जो है तकरीबन 23 से 24 डिग्री पे रखना है और 75 जो परसेंट जो है ह्यूमिडिटी। इस तरीके से लास्ट 6 डेज़ 8-10 दिन लगेंगे आपको। बल्कि इससे ये जल्दी ये अमर जो आते हैं, ये इतने दिन, ज़्यादा दिन भी नहीं लगते, तकरीबन 6-7 दिन, हफ्ता लग जाता है आपको रेयर कराने में। तो ये आपको टेम्परेचर देना पड़ता है। तो इस हिसाब से आप चलेंगे, अपना टेम्परेचर सेट करेंगे। इसके बाद ये कलेक्शन ऑफ ककून, ये देखें, ये ककून इस तरीके से ना सारे प्यूपे जो हैं अपनी ककून बना लेंगे, ठीक है? या येलो कलर की होगी, अगर वो स्पीशी टू स्पीशी डिपेंड करता है कि अगर वो स्पीशी येलो कलर की बनाती है तो येलो ककून बनेगी, अगर व्हाइट बनाती है तो व्हाइट कलर की, ठीक है? तो ये कलेक्शन आप कर लें, फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था गर्म पानी में डाल के इसको बॉयल कर लें, बॉयल करने के बाद उनको ड्राई कर लें, ड्राई करने के बाद आप स्टोरेज कर लें, या आप मंडी में जाके या जहाँ भी आपने सेल करने है, वो जहाँ पे जाके सेल कर सकते हैं। और जब उनके पास जाते हैं तो उनके पास इस तरीके से खड्डियाँ होती हैं, और वो अगेन एक बड़ा सारा कड़ाहा होता है, उस कड़ाहे के अंदर वो उन्होंने गर्म पानी होता है उबलता हुआ, उस पानी के अंदर वो डाल देते हैं, और इस तरीके से एक झाड़ू नुमा स्ट्रक्चर होता है उनके पास, उस झाड़ू से वो उसके धागे इकट्ठे करते रहते हैं, और इकट्ठे करके इस तरीके से, जिस तरीके से चरखे के ऊपर बुनते हैं, इस तरीके से वो जो उसका बुनते रहते हैं, ठीक है? वो इसको हम ककून कुकिंग कहते हैं, या सिंपल कह लें रीलिंग करते हैं। धागा इन ककून से उतार के तो हमने रील बनानी है, और फिर बाद आप वो रीलिंग में आप सेल कर सकते हैं उसको। इसकी कई सारी बीमारियाँ भी हैं, बीमारियों का ख़्याल करना पड़ता है, इसकी बहुत सारी बीमारी हैं। तो अगर आप उसका बेड चेंज नहीं करते, टाइम पे खाना नहीं देते, या सैनिटाइजेशन जो कंडीशन है वो सही नहीं रखते, तो इसको फिर कई सारी बीमारियाँ लग सकती हैं। उसमें प्रोटोज़ोअल डिज़ीज़ेज़ हैं, पेब्राइन डिज़ीज़ है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी है, वो आगे हम चल के पढ़ेंगे, इसकी अलामात भी दिखाएँगे आपको सारी, कि ये पेब्राइन डिज़ीज़ में कैसी-कैसी सिम्पटम होती है। तो ये प्रोटोज़ोआ की वजह से होती है। ये नोसीमा बोम्बाइसिस इसका वो पैथोजन है जिसकी वजह से होती है। इसके अलावा बैक्टीरियल डिज़ीज़ेज़ हैं, इसमें फ्लैचेरी है, बैक्टीरियल डिज़ीज़ ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, सेप्टिसीमिया, सोटो डिज़ीज़, कॉट डिज़ीज़, ये सारी कौन-सी हैं? बैक्टीरियल डिज़ीज़ेज़ हैं।
ठीक है? ये जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। ये बीमारियाँ हैं जो वायरस की वजह से होती हैं। इसमें ग्रेसरी है, साइटोप्लाज़्मिक पॉलीहाइड्रोसिस है, इन्फेक्शियस फ्लैचेरी है, गेटाइन है। ये 4 डिज़ीज़ेज़ हैं जो इसकी वायरल डिज़ीज़ हैं, जो कि वायरस की वजह से होती हैं। और एक डिज़ीज़ है मस्करडाइन या काल्चिनो डिज़ीज़ है, ये बवेरिया बासियाना ये जो है फंगस की वजह से होती है। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाए ना, आपके स्टोरेज के अंदर अगर वेंटिलेशन नहीं है तो फिर वहाँ पे फंगस भी लग सकती है। ये इसके नेचुरल एनिमीज़ हैं। एनिमीज़ मीन जो इसके दुश्मन कीड़े हैं या दुश्मन जो चीज़ें हैं। ये चिड़िया भी हैं, गुलेरियाँ भी हैं, छिपकलियाँ भी हैं, ये कौवे, ये देखें ये दीमक, ये एंट्स, ये जो हैं बीटल्स, ठीक है? तो ये सारे ये माइट्स हैं, जुएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इनकी हिफ़ाज़त, देखभाल नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से तो फिर डेफ़िनेटली इसको कई सारे इसके नेचुरल ऑर्गेनिज़्म जो हैं या इसके जो प्रीडेटर हैं वो इसको मारेंगे, इनको किल करेंगे और आपका नुकसान करेंगे। तो इसलिए आपने इनको प्रॉपरली कंट्रोल करना है अगर आपने अच्छी पैदावार लेनी है। इसके अलावा कई सारे बाई प्रोडक्ट्स भी हैं जो हमें इससे मिलते हैं। जैसे थ्रेड तो मिलता ही मिलता है, इसके अलावा सिल्क वर्म का ऑयल होता है।